इमोशंस तो हम सभी लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने इमोशंस को हैंडल करना ढंग से आता नहीं है। इसीलिए अक्सर हम इमोशनल होकर बहुत सारे काम कर देते हैं। इमोशनल होकर हम आ, पैसे खर्च देते हैं, इमोशनल होकर हम शादी कर लेते हैं, इमोशनल होकर हमारे बच्चे हो जाते हैं, इमोशनल होकर अपनी अब्यूजिव नौकरी हम छोड़ नहीं पाते। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ इमोशंस एंड नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज हमें उन्हें हैंडल करना नहीं आता। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ये स्थिति जिंदगी भर चलती रहती है और उनके खुद के इमोशंस उनके लिए हमेशा एक कांटा बनकर चुभते रहते हैं उन्हें। ये वो लोग होते हैं जो अक्सर अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते, और जब भी उन्हें ऐसा महसूस होता है दैट समथिंग इज रॉन्ग, या हमें कुछ करने की जरूरत है, या फिर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, तभी उनके सामने इतने बड़े बड़े बैरियर्स आ जाते हैं कि वो दूसरों को तो क्या ही सुना पाएंगे अपनी व्यथा, खुद ही परेशान होते रहते हैं, खुद ही घुट घुट के जीते रहते हैं। ऐसे में जो लोग होते हैं उनकी कुंडली को देखना और उनके चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली में परपेचुअल साढ़े साती होती है। आपने मुझे परपेचुअल साढ़े साती ये शब्द पहले भी कई बार कहते हुए सुना होगा, इसीलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज होती क्या है, कैसे काम करती है और किन किन तरीकों से आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हो। हम जनरल तरीकों की बात करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ये जो परपेचुअल साढ़े साती है, ये जो योग है, ये कौन से घर में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, इसके अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इफेक्ट्स ऑफ ए परपेचुअल साढ़े साती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आप लोगों को चैनल पसंद है तो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। एंड दैट इज नॉट ऑल, अगर आप मेरे फ्री या पेड कोर्सेज के थ्रू नए तरीकों से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या मेरे रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं परपेचुअल साढ़े साती की। तो ये क्या होता है? आपको मालूम ही है कि कुंडली में साढ़े साती तब लगती है जब शनि हमारे चंद्रमा से 12वें होते हैं, या हमारे चंद्रमा के साथ होते हैं, या चंद्रमा से दूसरे घर में होते हैं। यानी कि अगर आपका चंद्रमा पहले घर में है तो जैसे ही शनि 12वें घर में गोचर करना शुरू करेंगे, फिर आपके चंद्रमा के साथ गोचर करेंगे एंड देन चंद्रमा से दूसरे घर में गोचर करेंगे, तो आपकी साढ़े साती चल रही होगी। परपेचुअल साढ़े साती के केस में ऐसा होता है कि जन्म से ही आपका शनि और चंद्रमा एक दूसरे के बहुत करीब होता है। जनरली जो परपेचुअल साढ़े साती के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं वो उन लोगों के ही आते हैं जिनकी कुंडली में ही शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं। तो गोचर से भी जब शनि और चंद्रमा साथ आते हैं तो क्या होता है, साढ़े साती का दूसरा और सबसे इंटेंस हिस्सा। और वैसे भी अगर आपकी कुंडली में आप शनि और चंद्रमा को एक साथ देखोगे तो इसका मतलब आपका जन्म ही साढ़े साती में हुआ है, और उसके साथ साथ ही ये जो परपेचुअल साढ़े साती है यानी निरंतर साढ़े साती है, ये आपके जीवन में चलती ही रहेगी। ऐसे में जब 28 साल बाद दोबारा से गोचर के थ्रू साढ़े साती लौटेगी तो आपको ज्यादा इंटेंस इफेक्ट्स देखने में आएंगे। परपेचुअल साढ़े साती या निरंतर साढ़े साती से होता क्या है? देखिए, कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों, या फिर किसी भी तरीके से बहुत क्लोज हों एक दूसरे के, जैसे कि आपका चंद्रमा मीन राशि में 2 डिग्री पे है और आपका शनि वो कुंभ राशि में 28 डिग्री पे है, तो राशि का भेद होते हुए भी, घर का भेद होते हुए भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो इसको भी परपेचुअल साढ़े साती यानी निरंतर साढ़े साती माना जाएगा। मैं इसको ऐसे ही देखती हूँ। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है, जनरली उनके साथ कुछ पैटर्न्स हम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इन लोगों की मदर्स के साथ बहुत कुछ इमोशनल इश्यूज होते हैं। इनकी मदर्स हमेशा प्रेशर में रहती हैं, कोई ना कोई उनके ऊपर प्रेशर, रिस्ट्रिक्शन, बंधन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से
वो जैसे एक सामान्य माँ या सामान्य औरत महसूस करती है अपने इमोशंस को, वैसे वो महसूस नहीं कर पाती। नाउ रिमेंबर, जनरली भी इमोशंस की जो एक वैरायटी होती है वो हमें महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं रोती ज्यादा हैं, एक्सट्रीमली इमोशनल है, नहीं, बट इट्स जस्ट दैट हमारा शरीर, हमारे हार्मोन्स, हमारी बनावट कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग इमोशंस की ज्यादा वैरायटी एक दिन में या फिर एक महीने में महसूस कर सकती हैं। एंड वुमेन आर जनरली अपने जो इमोशंस हैं दे आर मोर इन टच विद देम। सीधी सादी वजह यही होती है क्योंकि महिलाएं माँ होती हैं और माँ अपने इमोशंस के साथ साथ अपने बच्चे के इमोशंस को समझना चाहती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। वरना एक रोता हुआ बच्चा डायपर बदलने के लिए रो रहा है या खाना खाने के लिए रो रहा है, वो नहीं समझ सकती। इसीलिए जनरली ही महिलाओं में ये मातृत्व का गुण, ये दूसरे के इमोशंस को समझने का गुण, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होने का गुण ये ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में परपेचुअल 7.5 है तो पहला इफेक्ट तो यही होगा कि आपकी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैं आपको 2-3 तरह के एक्सट्रीम केसेस बताती हूँ जो मैंने देखे हैं। पहले केस में पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बाकी घर वालों ने, चाचा ताऊ जो हैं, उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद माँ को अपने खुद के परिवार में, अपने मायके में सहारा नहीं मिला, तो उसके बाद उसने अकेले रहना शुरू कर दिया, अकेले नौकरी करना शुरू कर दिया, स्मॉल जॉब्स करना शुरू कर दिया और किसी तरीके से कुछ पैसे जोड़ के अपने बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। ये बच्चा लंबे समय तक अकेला रहता था, अकेला सब कुछ मैनेज करता था, दोस्त बना नहीं पाता था और एक जो वार्मथ मिलती है माँ से वो नहीं मिल पाई। क्यों? ऐसा नहीं कि माँ उसका ख्याल नहीं रखती, इट्स जस्ट दैट कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो माँ को बहुत काम करना पड़ता था, बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उस बच्चे को एक वार्मथ या एक साथ जो बचपन में माँ का होता है वो नहीं अवेलेबल हो पाया था। तो ये एक केस मैंने देखा है एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ परपेचुअल 7.5 इन दिस केस। अब दूसरा केस जो मैंने देखा है उसमें क्या है, माँ बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। माँ चाहती है कि बच्चा बहुत बड़े बड़े काम करे। माँ चाहती है कि बच्चा जो है, अगर मैं इतनी खूबसूरत हूं, एंड दिस हैपेंड विद अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट वन वाज अ बॉय, दिस वन वाज अ गर्ल, कि माँ को ये लगता था कि लड़की बहुत खूबसूरत लगे, हमेशा हमेशा बेस्ट लगे, हमेशा लोग उसकी तरफ देखें, हमेशा लोग कहें कि वाह बेटी है तो आपकी है, मार्क्स आए हैं तो आपकी बेटी के आए हैं, वेकेशन पे गए हो तो आप लोग गए हो। तो माँ हमेशा एक प्रेशर महसूस करती थी अपने ऊपर कि आई हैव टू बी परफेक्ट। यही जो परफेक्शन है ये बेटी के ऊपर भी थोपा जाता था। और जो फीलिंग लाइक अ चाइल्ड, जस्ट बीइंग, समटाइम्स आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, हर वक्त आपको अच्छे लगने का मन नहीं करता, हर वक्त आपका सब कुछ करने का मन नहीं करता, बट द मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स कि नहीं, होना है तो होना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं, अच्छे अच्छे लोगों से आपको बातचीत करनी है, हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुमने कुछ गलत किया तो लोग कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। एंड देन शी टुक इट पर्सनली, राइट? एवरीथिंग दैट द गर्ल डज वो बेसिकली अपना एक्सटेंशन समझती थी एंड शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद एवरीथिंग। लड़की को हर बार अचीव करना ही पड़ेगा अगर माँ का प्यार चाहिए या माँ से वैलिडेशन चाहिए तो। तीसरा केस एक ऐसी माँ का था, और ये एक लड़की के केस में था, जिसको जिंदगी भर बहुत रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ी। रिस्ट्रिक्शंस कैसे? माँ घूमना चाहती थी, दुनिया घूमने का बहुत शौक था, हमेशा से यही चाहती थी कि ज्योग्राफी या जीके की किताबों में जितनी जगहें देखी हुई हैं, काश मैं उन जगहों में घूम पाऊं, काश मैं उन जगहों पर जा पाऊं, पर कभी जा ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई इमीडिएटली शादी करा दी गई। जब लड़की ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो नौकरी नहीं करने दी गई। जब उसने कहा कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ तो घूमने नहीं जाने दिया गया। इनफैक्ट पति भी ऐसा मिला जो यही चाहता था कि बीवी किचन से निकले अगर तो केवल ड्राइंग रूम में जाए, उसके अलावा कहीं ना जाए। तो माँ का जो नेचर था या इसका जो नेचर था वो क्या था कि मैं घूमना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू सी न्यू थिंग्स, एक्सपीरियंस न्यू कल्चर्स। लेकिन हुआ क्या,
उल्टा हो गया। परिवार वालों ने कभी समझा ही नहीं, और जहां ससुराल में गई, जहां पति के साथ गई, वहां पति तो बिल्कुल उसको चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखना चाहता था। तो ऐसे में जो माँ है, उसके अंदर हमेशा घुटन रही कि क्यों मुझे नहीं देखने दिया जा रहा है। इनफैक्ट अगर संडे के दिन वो ये भी कहे कि कहीं घूमने चलते हैं, तो पति ने यही कहा कि घूमने नहीं जा सकते, आज मुझे आराम करना है, या आज मुझे फलाने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, आज मुझे दोस्तों के यहाँ जाना है, और तू अकेली नहीं जाएगी कहीं, यू विल ऑलवेज गो विद मी। तो ऐसे में क्या है, नेचर कुछ और है और करवाया कुछ और जा रहा है, थोपा जा रहा है, समझा ही नहीं जा रहा, ये माना ही नहीं जा रहा कि वो औरत हो सकता है कहीं घूमना चाहती हो, उसको हर वक्त घर में अच्छा नहीं लगता। तो यही चीज फिर अब बेटे को भी महसूस होती है, क्योंकि तीनों ही केसेस में आप देखिए कि माँ के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, या तो माँ ही रिस्ट्रिक्टिव है, या माँ के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं या थोपे गए हैं जिसकी वजह से वो 100% अपने इमोशंस के टच में नहीं आ सकती, वो घुटती रहती है, परेशान होती रहती है। सो दैट इज नंबर वन दैट यू से। नंबर टू, इसी के कारण होता है जब हम माँ के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते किसी भी वजह से, राइट? हमको वो वार्मथ जो जनरली मिलती है, या जो हम उम्मीद करते हैं कम से कम, अगर हमें वो नहीं मिल पाती, ऐसे में हम खुद भी अपने इमोशंस के टच में ढंग से नहीं आ पाते, राइट? तो जो पहले केस में था वो जो लड़का, वो कभी समझ ही नहीं पाया कि रिलेशनशिप में उसको क्या करना है, दोस्त कैसे बनाने हैं। सक्सेसफुल था, अच्छा कमा रहा था, वेकेशंस पे गया था, और अपनी माँ को एक बहुत अच्छा घर भी दिला दिया था, तो प्रॉब्लम कोई नहीं थी। लेकिन उसको यही नहीं समझ में आता था कि अगर कोई लड़की उसके सामने आए तो वो कैसे बिहेव करे। उसको यही नहीं समझ में आता था कि उसको दोस्त बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। दूसरे केस में जो लड़की थी जिसकी मम्मी बहुत डिमांडिंग थी, उसको हर बार यही लगता था कि उसे हर चीज परफेक्शन से करनी है, और परफेक्शन के चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अपनी बेकरी खोलना चाहती थी बिकॉज शी वॉज वेरी गुड एट बेकिंग, पर बार बार सिर्फ सोचती थी, प्लान करके रह जाती थी, क्योंकि उसे हर बार कोई ना कोई कमी नजर आती थी, और उस कमी के चलते शी वॉज नॉट एबल टू गेट एनीथिंग डन। और ये तो आप जानते हैं कि कोई भी काम परफेक्शन से शुरू तो हो नहीं सकता, राइट? बट शी हैड दिस थिंग इन आवर माइंड कि नो, परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। मैं छोटे से नहीं शुरू कर सकती, आई नीड समथिंग बिग, आई नीड समथिंग फ्लैशी। सो दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और थर्ड केस में तो जेन्युइनली कहानी काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लड़की है, इसको कोई समझ नहीं थी कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूं। जैसे माँ हमेशा घुट घुट कर रह गई, जैसे माँ कभी कुछ कह नहीं पाई, ठीक वैसे ही बेटी भी बन गई, वो भी कभी कुछ कह नहीं पाई। उसको भी जब भी रुलाया गया, सताया गया, वो चुप होकर रह गई। उसने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जबकि वो ले सकती थी, बट शी डिड नॉट टेक इट। अगर प्यार में उसको कभी धोखा मिला तो उसने चुपचाप सह लिया, अगर लोग उसे छोड़कर चले गए तो वो भी चुपचाप सह लिया। तो इस तरह की चीजें हमें देखने में आती है कि हम अपने इमोशंस के टच में नहीं होते, या फिर हमारे इमोशंस हमको एक प्रॉपर फाउंडेशन नहीं दे पाते। यू नो, देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर इमोशनल फाउंडेशन। नंबर 3 क्या होता है, ऐसे लोग अक्सर जबान से निठुर हो जाते हैं, यानी कि हार्श हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ही बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं, बहुत घुटे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसीलिए इनके सामने अगर किसी भी प्रकार से कोई इमोशनल डिस्प्ले किया जाए तो उनसे हैंडल नहीं होता। बाहर से तो ऐसा लगता है कि इनको शायद किसी की खुशियों से या किसी के दुख से प्रॉब्लम है, बट अंदरूनी स्तर पर उनके दिमाग में वो केमिकल लोचा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये खुद नहीं महसूस करते उसको, ये खुद उसको समझ नहीं पाते। तो जब सामने वाला अगर कोई रो दे, अगर सामने वाला बहुत गुस्सा हो जाए, या सामने वाला बहुत खुश है, हंसे जा रहा है, तो इनको अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। इट्स नॉट 100% malicious, बट दे जस्ट फील वियर्ड अबाउट इट, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो उसके साथ कभी रिलेट नहीं कर पाते, और जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके सामने आते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। और ऐसे में इनका जो पहला जवाब होता है वो ये होता है, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस, डोंट क्राई, मेरे सामने मत रोया करो, दिस इज सो रॉन्ग, राइट? मेरे सामने बार बार आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। सो उसको तो ये लगता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं ना। सी द डिफरेंस। जो परपेचुअल साढ़े साथी है
वो इंटेंस इमोशंस को नहीं झेल पाता, उसको अजीब लगता है, उसको समझ नहीं आता हाउ टू हैंडल इट, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि रो मत। ओके, नॉट लाइक पुष्पा आई हेट टीयर्स, बट समथिंग अ लिटिल हार्शर देन दैट, मोर स्ट्रिक्टर देन दैट। लाइक रो मत, मेरे सामने रोया मत करो, नाटक मत किया करो, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती। तो ये उससे नहीं सहा जाता, सो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। देन दूसरी चीज जो इनके अंदर और होती है, आई थिंक चौथी चीज, राइट, हाँ, फोर्थ थिंग ये होती है कि ये लोग के जो इमोशंस होते हैं ये हमेशा बाहर नहीं निकलते, कभी बिना किसी ट्रिगर के या किसी छोटी सी बात पे इनका जो इमोशनल ज्वार है, बिकॉज इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग, राइट, तो शनि उन्हें रिस्ट्रेन कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाता। बीच में चंद्रमा कोई ना कोई स्पेस अपने लिए ढूंढ लेता है जिससे कि वो बाहर निकल आते हैं इमोशंस। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बाढ़ की तरह निकलते हैं, चुपचाप जो कल कल कहती हुई जो नदी बह रही है वैसे नहीं निकलते, एक ही बार में एक्सप्लोसिव तरीके से निकलते हैं। एंड जनरली इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग, हिस्टेरिकल क्राइंग। सो एकदम पागलों की तरह रोना, एकदम से अब पूरी सुध-बुध खो देना रोते रोते, और रोते रोते ही गुस्सा होना, रोते रोते ही हंसना, रोते रोते ही परेशान होना, रोते रोते ही अपनी प्रॉब्लम्स गिनाना, और रोते रोते ही अपनी प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर देना, ये इन लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जब ये रो लेंगे तो इनका पिछले 2-3 महीने का जो भी गुबार होगा वो निकल जाएगा, फिर अगले 2-3 महीने वापस वही सीन हो जाएगा इन लोगों के साथ। तो इनके साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो डील करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर कि क्या चल रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि इनको खुद को अवेयरनेस नहीं होती कि भाई मैं परेशान क्यों हूं, मुझे कौन सा इमोशन तंग कर रहा है, क्यों मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। सो दे फील वेरी वेरी बैड हियर। लेकिन क्या इससे कोई भी अच्छी चीज नहीं होती? कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है क्या? नॉट एग्जैक्टली। अच्छी चीज यहाँ पर एक दो चीजें हो सकती हैं, वो ये कि एक हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं, सो दैट इज वेरी गुड। अगर आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करना चाहते हो, आप अपने इमोशंस को साइड में रख के अगर चीजें करना चाहते हो, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पर इमोशंस की जरूरत नहीं होती, वेर यू जस्ट नीड टू फोकस विदाउट इमोशंस, ऐसी जगहों पे ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए अपने प्रोफेशन में अक्सर इनको इतनी दिक्कत होती नहीं है जितना हमें लगता है। पर्सनल लाइफ में कितनी भी हो, प्रोफेशनली दे आर समथिंग एल्स, दे आर हाईली प्रिसाइज, दे आर वेरी गुड, एंड दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, दे आर वेरी गुड इन जजिंग अ सिचुएशन एंड सेंसिंग अ सिचुएशन। ये बहुत इंटेंस होता है, सेंसरी फंक्शंस इनके बहुत हाई होते हैं, वो यूं पकड़ लेते हैं किसी भी बात को। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स, डिटेक्टिव मूवीज आपने देखी होंगी कि बस किसी की एक आंख टेढ़ी हो रही है और उनको अंदाजा हो गया कि भाई सिस्टम खराब है। तो ये जो बातें हैं ये इन लोगों में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रोफेशनली दे डू वेरी वेल। ऑलराइट, सो इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज जो अच्छी होती है वो ये होती है कि ये लोग किसी भी मामले में किसी दूसरे के द्वारा बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। तो मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपसे कोई काम करवाना है तो यूजुअली वो इमोशनल बेसिस पे ही करवाया जा सकता है, या तो आपके सामने रो धो के करवाया जा सकता है, या भैया भैया बोल के, या आपको सिड्यूस करके करवाया जा सकता है, विश कन्या के थ्रू करवाया जा सकता है। जो परपेचुअल साढ़े साथी वाला बंदा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमल के पत्ते की तरह होता है कि पानी गिरेगा जरूर पर बाहर निकल जाएगा, उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है। तो दे लाइक सॉर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक। तो आप इनके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करो, कैसा भी प्रभाव डालने की कोशिश करो, इनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता किसी का भी, किसी भी तरीके से। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनका शनि और ये चंद्रमा एक साथ होता है, या ये परपेचुअल साढ़े साथी की स्थिति होती है, ऐसे लोग अक्सर जुडिशरी में, डिटेक्टिव वर्क में, या फिर पुलिस वगैरह में, स्पेशली अगर मंगल इनका ठीक ठाक हो तो वहां बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। द परफेक्ट पुलिसमैन probably will have Saturn and Moon conjunction alongside Mars, a very strong Mars। और अगर मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा हो इस कंजंक्शन पे, फिर तो आपको इस तरह की सर्विसेज में बहुत अच्छा काम करने को मिलता है, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। रुपये से, पैसे से, रूप रंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू सिंपली डोंट केयर।
आपके सामने कोई भी आ जाए, कुछ भी बोले, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यू लाइक ऑलराइट, फाइन, गुड फॉर यू, शायद इतना भी नहीं बोलोगे। तो ये आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको इन्हें किसी भी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में लाना है, oh my god, you're going to spend a lot of time to have an influence on these people. और एक बार इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लोगों का पड़ेगा नहीं, दैट इज देयर। नाउ रिमेंबर, ये परपेचुअल जो 7.5 है, ये आपकी कुंडली के कौन से घर में हो रही है, कौन सी राशि में हो रही है, चंद्रमा और शनि के बीच में डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है, कितना एक दूसरे के क्लोज है, इसके वजह से रिजल्ट्स में परिवर्तन आता है। दिस इज द रीजन वाई एक ही चीज अलग अलग तरीकों से फलीभूत होती है लोगों के जीवन में। हालांकि रिजल्ट्स कुछ कुछ इसी तरीके के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में परपेचुअल 7.5 है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग अपने इमोशंस पर काम करना शुरू करो। अपने इमोशंस पर काम करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए डेली सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर उसे ले सकते हो, इट्स कंप्लीटली फ्री। वहां पर आप एक सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चन का हर रोज जवाब दीजिए। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में जवाब दीजिए। इससे अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में आप लोग को काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। दूसरी चीज आप लोगों को जो करनी है वो ये है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, इसको इमीडिएटली आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे, यू विल टेक सम टाइम। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग आज आपने जो भी महसूस किया है या जो भी आपके आसपास घटा है, घर जाकर आधा घंटा चाहे आप डायरी लिखो, चाहे आप सोच में डूबे रहो, जरूर आज आपने जो भी महसूस किया है उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो। आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, ये सब लिखने की जरूर कोशिश करो। इससे क्या होता है, चीजें आपके मन के अंदर दबी नहीं रह जाती, लंबे समय तक आपके मन से बाहर निकल जाती हैं। तो एक बार मन से बाहर निकल गई तो आपको अफेक्ट करना छोड़ देती है और आपके अंदर जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती हैं, विच बिकम वेरी कॉमन विद एनी सॉर्ट ऑफ परपेचुअल 7.5, चाहे चंद्रमा और सैटर्न एक साथ बैठे हुए हों, चाहे शनि चंद्रमा के पीछे हों, दोनों ही केसेस में क्या होता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज ज्यादा आती हैं, मेलनकॉलिक टेंडेंसीज ज्यादा आती हैं। तो अगर जो भी बातें आपके मन में हैं वो बाहर निकलती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, तो ऐसी टेंडेंसीज से छुटकारा आप लोगों को मिल जाता है। सो राइटिंग अ डायरी इज जनरली अ वेरी वेरी गुड थिंग। वरना किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, उसको दिमाग से बाहर निकालो, दिमाग में मत रखो। आप लोगों को बेहतर रहेगा टू फॉरगिव योर मदर्स। आप में से बहुत सारे लोग शायद इनर चाइल्ड हीलिंग या चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह की बात करते होंगे या इन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे, बट लेट मी टेल यू, यू आर एन अडल्ट नाउ। और क्योंकि आप अडल्ट हो चुके हैं, इसीलिए आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने कभी भी जो कुछ भी किया वो इसलिए क्या, क्योंकि शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या शायद उन्हें पता नहीं था, या शायद वो जानते नहीं थे, क्योंकि वो भी पहली बार ही पेरेंट बने थे। सो कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता हाउ टू बिकम अ पेरेंट। और हर बच्चे के साथ इट्स डिफरेंट, यू कांट बी द सेम पेरेंट टू एवरी सिंगल चाइल्ड। हर बच्चे के साथ स्थिति बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, बहुत कुछ बदलता है। तो मेरा आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को, खास तौर पे अपनी माँ को थोड़ा फॉरगिव कीजिए, उनको थोड़ा माफ कीजिए। दे डोंट नो एवरीथिंग एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड अराउंड देम। अगर शायद उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया होता लाइफ में चीजें फिगर आउट करने के लिए, तो शायद वो बेहतर होते, बट मे बी शायद उन्हें पता ही नहीं था, मे बी शायद उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थे। सो रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स योर फैमिली, स्पेशली टुवर्ड्स योर मदर, स्पेशली टुवर्ड्स अदर वुमेन एज वेल, राइट। तो महिलाएं जो भी करती हैं, जैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, आपकी माँ अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करती हैं, अलाउ देम टू एक्सप्रेस। और आप उन चीजों से घबराकर दूर मत भाग जाओ। सी देम, विटनेस देम। अगर आप कुछ और नहीं भी कर सकते तो भी हमेशा कंधा तो दे सकते हो, हमेशा अपने कान लगाकर सुन तो सकते हो, राइट। इतना जरूर करो और धीमे धीमे करके आपको इन इमोशंस को मैनेज करना आ जाएगा। इनफैक्ट वही क्यों अपनी बात कहें, आपको भी अपनी बात कहनी सीखनी चाहिए। आपको भी अपने जो इमोशंस हैं वो कहने शुरू करने चाहिए।
इफ देर इज समबडी इन योर लाइफ जिसके साथ आप ये इमोशंस अपने शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंटीमेट पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और आपके पति पत्नी हो सकते हैं, दे आर द बेस्ट ऑप्शंस। लेकिन दोस्त भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, कोई ना कोई तो जीवन में आपके ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप दिल खोल के बात कर सकते हो, सब कुछ कह सकते हो बिना किसी शर्म के और बिना किसी दुख के। तो ऐसा अगर आपके साथ हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले, यू विल बी सॉर्टिंग एवरीथिंग आउट वेरी क्विकली। एंड अगर कोई नहीं भी है इस समय पर, कोई बात नहीं, जाओ सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस लो, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, इट्स फ्री। टेक दैट पीडीएफ और हर रोज एक सवाल का जवाब देना शुरू करो। उसमें शायद 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो अगले 100 दिनों में आपको इमोशनली सॉर्टेड ये क्वेश्चंस कर देंगे और आपको बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस होगा। सारी बातें आपके दिल के बाहर निकल जाएंगी एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी गुड। ऑलराइट, सो प्लीज कीप डूइंग दैट, प्लीज बी हैप्पी एंड प्लीज लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ। आपके पास में जो कुछ भी हुआ उसको अपने फ्यूचर को अफेक्ट मत करने देना। ऑलराइट, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।